welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Section 20 of the Hindu Marriage Act 1955, which talks about content and verification of petitions. So guys, this is going to be a very short lecture. If you are new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with Section 20. गाइस सेक्शन 20 बेसिकली पिटिशंस की बात करता है जिसको हमने फाइल किया है या प्रेजेंट किया है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. एनी पिटिशन एंड एवरी पिटिशन फाइल्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, उन पिटिशंस में क्या होना चाहिए, उसकी कंटेंट, उसकी वेरिफिकेशन की बात करता है सेक्शन 20. सेक्शन 20 बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी आपने पिटिशन फाइल करी है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उस पिटिशन का जो कंटेंट है उसमें क्या होना चाहिए, उस पिटिशन के कंटेंट में हर एक वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपने रिलीफ, मैट्रिमोनियल रिलीफ को क्लेम किया है. बहुत बार होता है कि हम मैट्रिमोनियल रिलीफ, अब आपको पता है ना बहुत सारे मैट्रिमोनियल रिलीफ्स हैं. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9, जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10, डिवोर्स अंडर सेक्शन 13, ऑल दीज आर मैट्रिमोनियल रिलीफ. और अगर आप मैट्रिमोनियल रिलीफ चाहते हो तो किसी ना किसी ग्राउंड पे, किसी ना किसी बेसिस पे तो हम उस रिलीफ को मांगते हैं. सो उस ग्राउंड के जितने भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस है वो क्लियरली आपके पिटिशन में लिखे होने चाहिए. ऑब्वियसली एज द नेचर ऑफ योर केस परमिट्स, जो आपका केस परमिट करता है, आपको वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस कोर्ट के सामने अपनी पिटिशन में फाइल करने हैं ताकि कोर्ट एक डिसीजन प्रॉपरली ले सके. तो यहाँ पे लिखा है कि आपको हर एक उस फैक्ट को पिटिशन में प्रॉपरली जॉट डाउन करना है जिस बेसिस पे आप एक मैट्रिमोनियल रिलीफ को क्लेम कर रहे हो. और अगर वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पूरे नहीं होंगे तो वो केस पूरी अपनी नेचर में डिसाइसिव नहीं होगा बहुत हद तक. मोरोवर गाइज, आपको अपनी पिटिशन में ये भी कोर्ट को अफर्मेटिवली सेटिस्फाई करना है कि देयर इज नो कल्यूशन बिटवीन द पिटिशनर एंड अदर पार्टी टू दिस पिटिशन, यानी कि पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, सिंस वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, तो हस्बैंड एंड वाइफ की बात होती है. तो आपको ये भी प्रूव करना है एज अ पिटिशनर, आपको ये अफर्मेटिवली कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि देयर इज नो कल्यूशन बिटवीन द पार्टीज. कल्यूजन बेसिकली गाइज इज अ बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ. ऑल्दो कल्यूजन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन 23 बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ को डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आप समझ लो कि कल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत, दो लोगों की मिली भगत होना. अगर पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट मिले होंगे एक दूसरे के साथ और वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस, कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस लिखेंगे ही नहीं, मतलब एक्टिवली कंसील कर लेंगे और ऐसा कुछ लिख देंगे जिससे कोर्ट को वो क्या करेंगे, डिसीट करेंगे, धोखा देंगे, तो वो आपकी जो पिटिशन है वो वैलिड पिटिशन नहीं होगी. सेक्शन 20 बोलता है कि अगर आपने पिटिशन फाइल करनी है, कोई भी पिटिशन हो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उस पिटिशन के जो कंटेंट है उसमें सबसे पहले तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस क्लियरली लिखे होने चाहिए. ठीक है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑन विच क्लेम टू मैट्रिमोनियल रिलीफ इज फाउंडेड, जिस बेसिस पे आप मैट्रिमोनियल रिलीफ चाहते हो वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस प्रॉपरली लिखे होंगे. लेकिन गाइस इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 11. सेक्शन 11 which deals with void marriages is an exception to this. अदरवाइज आपके कंटेंट में ये होना चाहिए. मोरओवर ऑब्वियसली एज द नेचर ऑफ योर केस परमिट्स, उस हिसाब से आपको सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस लिखने हैं. एंड मोरओवर आपको अपने पिटिशन में ये भी बताना है एज अ पिटिशनर दैट देयर वाज नो कल्यूशन, कोई मिली भगत नहीं है पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट की, ताकि कोर्ट डिसीट ना हो सके. आपको कोर्ट को धोखा नहीं देना किसी भी चीज़ को एक्टिवली कंसील करके. दो पार्टीज मिली भगत नहीं कर सकती. हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस को क्लियरली आपको अपनी पिटिशन में फाइल करना है, तभी वो एक वैलिड पिटिशन होगी, तभी उसके कॉन्टेंट्स बहुत सही कॉन्टेंट होगा. मोरओवर गाइज, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट सेक्शन 20 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 में लिखा है वेरिफिकेशन, एंड वेरिफिकेशन इज मस्ट. अगर आप देखोगे वहाँ पे लिखा है शैल बी वेरीफाइड. शैल का मतलब है 100% आपकी पिटिशन वेरीफाई भी होगी. उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है किसको, या तो पिटिशनर को खुद को उसको वेरीफाई करना होगा या फिर एनी कॉम्पिटेंट पर्सन. कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब शायद से उस पिटिशन का जो काउंसिल है वो इंसान क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा. हर एक पिटिशन को, जो भी आपने पिटिशन फाइल करी है, उसके कॉन्टेंट्स को वेरीफाई करना इज इंपॉर्टेंट, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उसकी वेरिफिकेशन होगी ईदर बाय द पिटिशनर हिमसेल्फ एंड या फिर उसका पिटिशनर, आई एम सो सॉरी, उसका जो काउंसिल होगा, जो उसका एडवोकेट होगा. अब इसमें गाइस क्या लिखे, किस चीज़ को आप वेरीफाई करोगे, जो आपने एवर्टमेंट्स रखी हैं अपने कंटेंट में, जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, या आपने बताया कि देयर इज नो कल्यूशन, या जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस है, इसकी वेरिफिकेशन होती है. And it shall be verified either by the petitioner himself or any competent person, may be his counsel. तो ये आपको वेरीफाई करना है. और अगर वेरिफिकेशन हो जाती है गाइस, उसके बाद ये एट द टाइम ऑफ हियरिंग, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस टाइम पे इट कैन बी टेकन एज एन एविडेंस ऑल्सो. आप इसको एज एन एविडेंस भी एड्यूस कर सकते हो अगर वो प्रॉपरली वेरीफाइड है. तो सेक्शन 20 सिर्फ इतनी सी बात करते हैं जो पिटिशंस के कंटेंट के बारे में बताता है और उनकी वेरिफिकेशन के बारे में बताता है. कंटेंट में क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया. एंड वेरिफिकेशन इज मस्ट. अगर वेरिफिकेशन होगी
उसके बाद आप क्या कर सकते हो, it can be adduced as an evidence also at the time of hearing between the parties. I hope guys section 20 is quite clear to you. Still guys, if you have any doubt pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.